नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शब्दों का जो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, उन्हीं में से एक प्रकार होता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इनमें से पहला प्रकार होता है रूढ़ शब्द, दूसरा प्रकार होता है यौगिक शब्द और तीसरा प्रकार होता है यौगृण शब्द। आज हम इन तीनों ही प्रकार के शब्दों के भेद की चर्चा करने वाले हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और यौगृण शब्द क्या होते हैं। जो पिछला वाला हमने शब्द भेद वाला वीडियो डाला था, उसमें हमने चारों प्रकार से जो शब्दों के वर्गीकरण किए जाते हैं उन सभी के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया था। वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। उसमें हमने सभी प्रकार के शब्दों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इस वाले वीडियो में पर्टिकुलर हम व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसी की चर्चा करने वाले हैं और उसको डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे हम परीक्षा के अंदर पहचानें कि कौन सा शब्द हमारा रूढ़ है, कौन सा शब्द हमारा यौगिक है और कौन सा शब्द हमारा यौगृण है। तो वीडियो को आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो सकें। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, हम जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो परीक्षा में पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार होते हैं इसमें। ठीक है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर यदि पूछा जाता है तो भी आपको 3 के साथ ही जाना है, रचना के आधार पर पूछा जाता है तो भी आपको 3 के साथ ही जाना है और यदि बनावट के आधार पर पूछा जाता है तो भी आपको 3 ही बताना है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हम आपको एक एक करके इन सभी भेदों के बारे में, जो ये यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं रूढ़, यौगिक और यौगृण, इनके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले नंबर पे बताते हैं हम आपको रूढ़ शब्द कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से ना बने हों और जिन्हें 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित भी ना किया जा सके। बात समझ में आ रही ना। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से ना बने हों और जिन्हें 2 या 2 से अधिक भागों में वर्गीकृत या विभाजित भी ना किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, इनको खंडित नहीं किया जा सकता। यदि हम इनका खंड करेंगे यानी इनको अलग अलग करेंगे तो जो अलग अलग हिस्से होंगे उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा, वो निरर्थक हो जाएंगे। तो रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होता है, इसको अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुछ हम आपको रूढ़ शब्द उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक शब्द पंखा, तो पंखा एक रूढ़ शब्द है। जैसे हमने लिखा गेहूं, गेहूं भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। हमने लिखा चावल, चावल भी एक रूढ़ शब्द है। हमने कहा सड़क, तो सड़क भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। हमने कहा कमल, तो कमल भी एक रूढ़ शब्द है। इस तरह से बहुत सारे रूढ़ शब्द हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है और ना ही यहाँ पर आपको रटना है। रटने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है ना। एक बार अगर आपने ये समझ लिया कि रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है तो कोई भी परीक्षा में शब्द आ जाए आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर पहला शब्द लिखा हुआ है पंखा, तो पंखा अपने आप में रूढ़ शब्द है। अब मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हम इस शब्द के खंड करके देख सकते हैं। जैसे पंखा है तो पंखा को कैसे खंडित किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम पा को अलग कर दें और खा को अलग कर दें। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग भी हुआ है। अगर हम पा को अलग कर दें और खा को अलग कर दें तो क्या खा का कोई अर्थ निकलता है या पंग का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता।
यानी कि यहाँ पर पंखा को किसी भी तरीके से खंडित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि पंखा अपने आप में पूर्ण शब्द है, पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है, और इसको दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नहीं बनाया गया है, तो पंखा अपने आप में रूढ़ शब्द है। बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार से गेहूं, गेहूं शब्द को भी अगर हम इसके वर्णों को अलग अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा, यानी गेहूं शब्द भी अपने आप में रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार से चावल भी रूढ़ शब्द है, सड़क भी रूढ़ शब्द है, कमल भी रूढ़ शब्द है। तो ये सारे आपके रूढ़ शब्द हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आपका कमल। अब यहाँ पर जो कमल शब्द दिया गया है, इसको हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। हम या तो तीनों वर्णों को अलग अलग भी कर सकते हैं, का को अलग कर दें, माँ को अलग कर दें, ला को अलग कर दें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कम और ला को अलग अलग कर दें, या ऐसा भी कर सकते हैं का को अलग कर दें और मल को अलग कर दें। इस तरीके से हम दो तीन तरीके से कमल को तोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमने कमल में तीनों वर्णों को अलग अलग किया तो क्या का कोई अर्थ है? नहीं है। माँ का कोई अर्थ है? ना माँ का कोई अर्थ है। ला का कोई अर्थ है? ना ला का कोई अर्थ है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर क्या लिखा, कम और ला। अब कम और ला में क्या कम का कोई अर्थ यहाँ पे निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ला का कोई अर्थ है? नहीं है। इसी तरीके से का और मल को अलग अलग करेंगे तो यहाँ भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे कोई प्रश्न हमसे कर सकता है कि अगर हम कम की बात करें तो कम का अर्थ तो होता है न्यून, जो वस्तु न्यून होती है उसके लिए हम लोग कम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो कम निकल के आया और कम एक सार्थक शब्द है, इसलिए कमल को तो एक रूढ़ शब्द नहीं होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि कभी कभी जब हम रूढ़ शब्दों को इस तरीके से तोड़ते हैं तो कभी कभी हमें कोई ऐसा शब्द निकल के आ जाता है जो हमें लगता है कि वो सार्थक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है क्या यहाँ पर जो कम शब्द है उसका किसी भी प्रकार से संबंध कमल से है। कमल एक पुष्प का नाम है, फूल का नाम है, और कम शब्द का एक बिल्कुल अलग अर्थ है। तो ऐसा तो है नहीं कि कम में ला लगा के कमल बनाया गया हो। आप लोग खुद अपना विचार करिए कि क्या कम शब्द में ला लगा के कमल बनाया गया होगा? बिल्कुल नहीं बनाया गया होगा। तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कमल शब्द जो है वो अपने आप में रूढ़ है, इसको किन्हीं भी दो शब्दों को मिलाकर नहीं बनाया गया है। बात समझ में आ रही ना। अगर वर्गीकरण करने के बाद जो शब्द निकल के आएगा या शब्दांश निकल के आएगा उसका अर्थ पूरे के पूरे शब्द से अगर संबंध रखता है, किसी प्रकार से अगर समानता रखता है, तो फिर वो शब्द हम मान सकते हैं कि वो शब्द आपका रूढ़ नहीं होगा, वो शब्द आपका यौगिक होगा। क्लियर हो गया ना। तो रूढ़ शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। रूढ़ शब्दों के बाद में जो अगला वर्गीकरण होता है वो होता है यौगिक शब्द। तो चलिए यौगिक शब्दों को समझते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द का बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। यदि आपने रूढ़ शब्दों को अच्छी तरीके से समझा है तो यौगिक शब्द भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और जिनको दो या दो से अधिक भागों में वर्गीकृत या खंडित भी किया जा सकता है। सामान्यतः यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो चार प्रकार से की जा सकती है। पहला जो यौगिक शब्दों को बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है संधि के द्वारा। दूसरा बनाया जा सकता है इन्हें समास के द्वारा। तीसरा यौगिक शब्दों की रचना की जा सकती है उपसर्ग के द्वारा। और चौथा यौगिक शब्दों की रचना की जा सकती है प्रत्यय के द्वारा, ठीक है ना। तो चार प्रकार से यौगिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई शब्द ऐसा है कि जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगा हुआ है, उस शब्द को भी आप लोग यौगिक शब्द ही मानकर चलोगे। कुछ ऐसे शब्द आपको कहीं पर देखने को मिल सकते हैं जिनमें उपसर्ग भी लगा हुआ हो, प्रत्यय भी लगा हुआ हो, तो आपको निसंकोच उन शब्दों को भी यौगिक शब्द ही मान लेना है, ठीक है। कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यौगिक शब्दों का निर्माण चार प्रकार से किया जा सकता है। कुछ उदाहरण हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा विद्यालय। विद्यालय हमारा एक शब्द है
तो विद्यालय अपने आप में एक यौगिक शब्द है। ये यौगिक शब्द कैसे है? यदि हम इसको वर्गीकृत करें, इसको हम अलग अलग करें, इसका खंड करें, तो इसमें से एक शब्द निकल के आता है विद्या और एक शब्द निकल के आता है आलय। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, यानी दोनों जो हमने यहाँ पर वर्गीकरण करके जो दो शब्द हमारे निकल के आए हैं, दोनों ही शब्द सार्थक हैं। तो दोनों ही शब्द सार्थक होने की वजह से विद्यालय शब्द जो है हमारा वो यौगिक शब्द कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि खंड करने के बाद में जो शब्द निकल के आते हैं, यदि वो सार्थक हैं तो शब्द हमारा यौगिक कहलाएगा, और यदि खंड करने के बाद जो शब्द बनते हैं या जो शब्द निकल के आते हैं, यदि वो निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं बचता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द मानेंगे। ठीक है। विद्यालय के अलावा कुछ और शब्द भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है हमारा सामाजिक, तो सामाजिक भी एक यौगिक शब्द है। कैसे यौगिक शब्द है? यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है समाज, और जब समाज शब्द में एक प्रत्यय को जोड़ा गया तो उससे शब्द बना हमारा सामाजिक। तो सामाजिक भी कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। अब यहाँ पर अगर हम देखें समाज शब्द को, तो समाज एक सार्थक शब्द है, और ये जब इस सार्थक शब्द में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो एक यौगिक शब्द की रचना हुई सामाजिक की। ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और शब्द बताते हैं हम आपको। एक शब्द है आपका विज्ञान, तो विज्ञान भी यौगिक शब्द है। अब विज्ञान में से अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसमें से एक शब्द निकल के आता है वी, यानी वी उपसर्ग निकल के आता है, और एक शब्द निकल के आता है ज्ञान। तो ज्ञान एक सार्थक शब्द है। जब ज्ञान सार्थक शब्द में हम वी उपसर्ग लगाते हैं तो उससे विज्ञान शब्द हमारा बनता है, तो विज्ञान शब्द एक यौगिक शब्द हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि अगर संधि के द्वारा कोई शब्द बना है, या जो समास के द्वारा यदि कोई शब्द बना है, या उपसर्ग प्रत्यय लगाने से कोई शब्द बना है, तो वह शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले परिभाषा में बताया था कि जब यौगिक शब्दों के खंड किए जाते हैं या ये यौगिक शब्दों को अलग अलग किया जाता है, तो उनमें सार्थक शब्द निकल के आते हैं। ठीक है ना? वो जो शब्द होते हैं अलग अलग करने के बाद वो कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। ये अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि दोनों शब्द ही सार्थक हों। कभी कभी दोनों शब्द भी हमारे सार्थक हो सकते हैं। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय में विद्या शब्द भी सार्थक है और आलय शब्द भी सार्थक है। विद्या का मतलब ज्ञान होता है और आलय का मतलब वह स्थान होता है जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है। इस अब जरूर ठीक है। तो ये शब्द कैसा है? अब इसमें दोनों खंड हमारे सार्थक हैं। लेकिन अगर सामाजिक शब्द की बात करें, हम यहाँ पर एक सामाजिक शब्द दिया गया है, तो सामाजिक शब्द में जब हमने इसको अलग अलग किया तो एक शब्द निकल के आया हमारा समाज, और एक इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है एक। तो समाज शब्द का अर्थ तो है, लेकिन अलग से यदि हम एक की बात करें तो अलग से एक प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। जब हम उसको किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तभी उसका अर्थ बनता है। तो यहाँ पर एक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, एक शब्द का अर्थ है। तो एक शब्द का भी यदि अर्थ है तो भी वो शब्द आपका यौगिक ही माना जाता है। ठीक है ना? आप लोग कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचना कि जब तक दोनों शब्दों के अर्थ ना निकलें तब तक वो यौगिक शब्द नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अक्सर उपसर्ग प्रत्यय के अलग से कोई अर्थ नहीं होते हैं। जब उनको किसी मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तभी उनका अर्थ बनता है। तो अगर दोनों हिस्सों में से अगर किसी एक हिस्से का भी अर्थ निकलता है, एक हिस्सा भी अगर सार्थक होता है, तो वे शब्द भी हमारे यौगिक शब्द ही कहलाएंगे। जैसे विज्ञान है, तो इसमें ज्ञान है, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है। और वी क्या है? उपसर्ग। अब हम बात करें वी अलग से कहीं पर आप अकेला वी का प्रयोग करते हो क्या? नहीं करते हो। वी एक उपसर्ग है। लेकिन जब ज्ञान के साथ में हमने वी उपसर्ग को जोड़ा तो उससे उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो गया। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पर एक शब्द का अर्थ है, वी का अर्थ अलग से नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान कैसा शब्द माना जाएगा? यौगिक शब्द ही माना जाएगा। तो कभी कभी दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं, कभी कभी आगे वाले शब्द का अर्थ निकलता है, कभी कभी पीछे वाले शब्द का अर्थ निकलता है। तीनों ही प्रकार के अगर शब्द आ जाते हैं तो वे सभी के सभी आपके यौगिक शब्द के अंतर्गत ही माने जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई ना? तो हमने आपको दो प्रकार से बता दिए हैं, रूढ़ शब्दों के बारे में बता दिया है, यौगिक शब्दों के बारे में बता दिया है। इसके बाद में जो तीसरा भेद होता है शब्दों का, वो होता है
योग ऋण शब्द। अब योग ऋण शब्द को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल यौगिक की तरह होते हैं, परंतु इनका एक विशेष अर्थ निकलता है जो अपने आप में ऋण होता है। ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमने कहा लंबोदर, तो लंबोदर अगर हम शब्द की बात करें तो ये दिखने में बिल्कुल यौगिक की तरह लगता है। इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है इसमें लंबा और दूसरा शब्द है इसमें उदर, और दोनों ही सार्थक भी हैं। लेकिन इसको हम यौगिक शब्द नहीं मानेंगे, इसको हम योग ऋण शब्द मानेंगे, क्योंकि लंबोदर शब्द गणेश जी की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा करता है? गणेश जी की तरफ इशारा करता है, यानी कि यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों में एक विशेष अर्थ निकलता है उन सभी शब्दों को योग ऋण शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। बात समझ में आ गई ना? जैसे एक और हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा यहाँ पर पंकज, तो पंकज शब्द अगर हम देखें तो ये भी यौगिक की तरह दिखता है, लेकिन पंकज का एक विशेष अर्थ निकलता है। पंकज का अर्थ क्या है? पंकज का अर्थ है कमल। पंकज का प्रयोग कमल के लिए किया जाता है, तो कमल शब्द इसका विशेष अर्थ वाला शब्द है, इसलिए पंकज शब्द भी अपने आप में योग ऋण शब्द कहलाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना? इसको हम थोड़ा सा और सरल बना देते हैं आपको, कि अगर आप लोगों ने बहुव्रीहि समास अच्छे से पढ़ा है, कभी बहुव्रीहि समास का अध्ययन किया है, तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी योग ऋण शब्द के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बहुव्रीहि समास अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी के सभी योग ऋण के उदाहरण भी कहलाएंगे। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर शब्द भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पंकज शब्द भी, यहाँ पर पंका लिखना था, पंकज शब्द भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, और भी हम कुछ उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा यहाँ पर दशानन, तो दशानन किसकी तरफ इशारा करता है? दशानन का विशेष अर्थ क्या निकलता है? तो दशानन का विशेष अर्थ निकलता है रावण। तो ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है और इसको हम योग ऋण शब्द भी मानेंगे। इसी प्रकार इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा कि पीताम्बर, जैसे हमने कहा पीताम्बर, तो पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पीताम्बर शब्द का प्रयोग, पीताम्बर शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। विष्णु जी के लिए पीताम्बर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पीताम्बर शब्द भी कैसा होगा? योग ऋण होगा। तो बस आप लोगों को याद रखना है कि यदि कोई शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है तो वह आपका योग ऋण के अंतर्गत भी आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो आज हमने आपको व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को जो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है उसको हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। निश्चित तौर पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऋण शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग ऋण शब्द क्या होते हैं। यहाँ पर हम एक बात आपको फिर से कहेंगे कि यहाँ पर आपको ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्दों को रटना नहीं है, क्योंकि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको उसका मतलब समझना है। अगर आपने ये समझ लिया कि ऋण शब्द को कैसे पहचाना जाए तो आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो फायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए, और अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।